हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 से जो प्रश्न पूछा गया था आपका 28 दिसंबर 2021 को। ठीक है, 28 दिसंबर 2021 को जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से, वह सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और यह सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2011 से लेकर के, ठीक है, कब से लेकर के 2011 से लेकर के 2024 तक के, ठीक है, 2024 तक के जितने भी सीटेट का एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है ना, वो सभी प्रश्न आप पढ़ लीजिए और निश्चित रूप से आप सीटेट का एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, यह मैं कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न जो है ना, ठीक इसी तरह से और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप सिलेबस पढ़िएगा तो सिलेबस कभी ख़त्म होने का चीज़ नहीं है, आप सीधा पढ़ते रह जाइएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो आपको सटीक जानकारी होगी कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है और प्रश्न कैसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, आपको क्वेश्चन की पैटर्न और क्वेश्चन किस तरह से और कहाँ से पूछा जाता है आपको सारा पकड़ हो जाएगा यहीं से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में रिपीटेशन भी देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यदि आपको बेसिक मजबूत करना है ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए लगातार 2011 से 2024 तक और जाके सीधा एग्जाम में बैठिए और देखिएगा कि सारा प्रश्न कहाँ से किस तरह से पूछा जा रहा है। सारा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा और ठीक इसी ढंग का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़िएगा ना तो आपको क्वेश्चन की जानकारी, क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन की जो है ना लेवल के बारे में पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। और तो मैं तो कहता हूँ कि 2011 से 2024 तक पढ़ लीजिए ना, इसी से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और एग्ज़ाम आप पास कर जाएंगे। और हम आपके लिए लगातार लेके आ ही रहे हैं, 2011 से शुरू कर दिए हैं, आज हम पहुँचा दिए हैं 2021 तक, 2011 से 2021 तक। आज मेरा जो है 28 दिसंबर जो 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका ईवीएस से, आज हम शुरुआत करेंगे। और लगातार हम 2011 से लगातार आपके सामने लेकर आ ही रहे हैं प्रश्न प्रीवियस ईयर का। सिर्फ इसी प्रश्न को पढ़ लीजिए और आप जाकर एग्जाम में दीजिए, परीक्षा दीजिए, पता चल जाएगा कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है और कैसा प्रश्न आता है एग्ज़ाम में। बहुत क्वेश्चन तो आपको रिपीटेशन भी देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो कुछ नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और लगातार इसी क्वेश्चन को मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लगातार मॉक टेस्ट लगाइए और लगातार रिवीजन कीजिए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे मजबूत हो जाएगा और आप आराम से सीटेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाइएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2021 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 2021 में जो सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जिसमें ईवीएस से प्रश्न पूछा गया था आपका। आप जानते हैं कि ईवीएस से पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट होता है, 15 नंबर का पेडागोजी होती है। ठीक है, तो ये तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें दोनों मिलाकर आपको देखने को मिलेगा प्रश्न, पेडागोजी से भी और कंटेंट से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लगाते हैं पहला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का आपके सामने। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न आपके सामने है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है? तो ये आपका मैना है। ठीक है, कौन सा पक्षी है? मैना है। और ये तो यहाँ तो देखिए किस तरह प्रश्न बनाया है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी है तो मैना, और इसी प्रश्न को फिर घुमा के पूछ देगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। देखिए प्रश्न एक ही है, लेकिन क्या है, पूछने का क्या है, भाषा बदल दिया है, शब्द को बदल दिया है। तो इसी तरह जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न को निकाल करके नया प्रश्न बना देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शब्दों को चुन करके नया प्रश्न बना देता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रश्न को आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को पढ़ लीजिएगा ना तो आपको पूरा सटीक गहराई से जानकारी हो जाएगा क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा रहा है। यानी इसमें देखिए पूछ रहा है कि अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी है, और इसी प्रश्न को उलट के पूछ देगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो एक झटके में कौन ऐसा पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। तो देखिए प्रश्न तो एक ही है, लेकिन इसी प्रश्न को उलट पुलट कर पूछ रहा है। तो इसी तरह परीक्षा में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना उलट पुलट कर पूछ देता है। तो आपको तो आप पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हुए रहिएगा, तब ना आपको जानकारी होगा। तो चलिए यहाँ पर कौन सा पक्षी हो जाएगा आपका? मैना पक्षी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पक्षी हो जाएगा? मैना पक्षी हो जाएगा। मैना पक्षी जो है
अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा मैना। देखिए एक और प्रश्न आ गया आपके सामने, अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाली पक्षी है, तो कौन ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है? ये आपका उल्लू है। ठीक है, कौन सा पक्षी है? उल्लू है। तो ऑप्शन जो है आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा उल्लू। ठीक है, क्या हो जाएगा? उल्लू। ठीक है, उल्लू जो है अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। और इसी प्रश्न को फिर घुमा कर पूछ देगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को हद तक पीछे घुमा सकता है? तो यही ऑप्शन ऑप्शन आपका दिया रहेगा उल्लू। तो आपको जानकारी रहेगा तब ना कि हाँ उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है। यानी प्रश्न एक ही रहता है, सिर्फ घुमा घुमा के पूछता है, उलट पुलट कर पूछता है सेंटेंस को। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लगातार प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़िए, यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? उल्लू हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है कि ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ब्रेल लिपि का उपयोग कौन करता है? दृष्टिहीन, जिसको आँख से दिखाई नहीं देता है, वो पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ब्रेल लिपि का। ठीक है, इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ब्रेल लिपि कैसा होता है? तो जो है ना ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु क्या है? मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इसे छूकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, दृष्टिहीन व्यक्ति जो होते हैं, अंधे जो होते हैं, उसको पढ़ने के लिए एक लिपि होती है जिसको कहते हैं ब्रेल लिपि। ठीक है, और यह लिपि किस तरह से होती है? तो यह लिपि जो है मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ठीक है, मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बना होता है और उसी बिंदु को छू करके अंधे व्यक्ति जो होते हैं ना, जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं, उसी बिंदु को छू करके क्या है? पढ़ते हैं। तो यह लिपि आधारित होता है। तो वह बिंदु कितने, मोटे कागज पर जो बिंदु उभरा हुआ रहता है उस पर कितने बिंदु उभरा हुआ रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने बिंदु उभरा रहता है बताइए, जानते हैं तो इसका राइट आंसर आपका होगा 6 बिंदु। ठीक है, कितना बिंदु रहता है? 6 बिंदु रहता है। ठीक है, दृष्टिहीन व्यक्ति के पढ़ने के लिए क्या है? एक लिपि का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं आप ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि जो है ना, यह दृष्टिहीन व्यक्ति अपने पढ़ने के लिए क्या करता है? इसका उपयोग करते हैं। और यह लिपि जो होता है मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु से बना होता है। ठीक है, और यही उभरे हुए बिंदु को छू करके क्या करता है? दृष्टिहीन जो अंधे होते हैं वह पढ़ता है इसी बिंदु को छू करके। ठीक है, तो यह बिंदु कितने लिपि पर आधारित होता है? तो यह बिंदु जो होता है ना, यह 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। कितने बिंदुओं पर आधारित होता है? 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 बिंदु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों, गाँव में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर, यानी 3 से 3.5 मीटर कहने का मतलब 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर के भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा रहा है, आखिर यही क्वेश्चन में से क्वेश्चन नया बना देगा आपको कि असम में जो घर बनाया जाता है वह धरती से कितने फीट ऊंची पर बनाया जाता है। देखिए इसी में से प्रश्न नया बना दिया ना। देखिए प्रश्न को पढ़िएगा तो इसी में से आपको आंसर मिल जाता है और इसी में से प्रश्न को नया प्रश्न बना देता है। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों, गाँवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। तो कौन है राज्य? यह आपका असम राज्य है। ठीक है, असम राज्य में जो है घर जो बना होता है वह धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंची यानी लगभग 10 से 12 फीट ऊंची खंभे पर बनाया हुआ घर रहता है। यह घर भीतर से भी क्या चीज़ का होता है? लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तो बांस के खंभों से बना हुआ घर जो होता है, बांस के खंभों जिसकी ऊंचाई कितना होता है? 10 से 12 फुट होती है। तो बांस के खंभों का उपयोग करके जो घर बनाया जाता है, यह घर किस राज्य में बनाया जाता है? तो यह आपका असम राज्य में बनाया जाता है। और इसी में से क्वेश्चन एक और बना देगा आपको कि 10 से 12 फुट ऊंचाई पर जो घर बने होते हैं, यह
घर किस राज्य में पाया जाता है? तो असम में। फिर ये क्वेश्चन इस तरह घुमा देगा आपको कि बांस से बने हुए घर जिसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट ऊंची होती है धरती से, यह घर किस राज्य में पाया जाता है? तो असम में। यानी देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना देता है, तो इसलिए कहता हूँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगातार पढ़िए, और आपको क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन यदि बनाएगा तो आपको पकड़ रहेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। तो यदि पकड़ रहेगा तो आप आराम से उसका उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ आप पहले फोकस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन में से 2-3 को क्वेश्चन बना देगा आपको, तो इसको पढ़ ले रहिएगा तब ना मालूम चलेगा। तो 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं घर, और वह जो घर बना होता है बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। और अंदर भी देखिएगा, घर के अंदर भी क्या होता है, लकड़ी का भी बना होता है, ठीक है। घर के अंदर भी क्या है, लकड़ी का उपयोग करके बना हुआ होता है घर। तो यह घर किस राज्य में पाया जाता है? आपका असम में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, असम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पार्क से जितने भी क्वेश्चन है ना आप पढ़ लीजिएगा, एक नया क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना, ये कहाँ है आपका? ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से क्या है, अत्यधिक भिन्न है, मकानों क्या है, तो उस राज्य के मकानों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं किस राज्य में किस तरह का मकान बनाया है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन आपका लेह कहाँ है, लद्दाख में पड़ता है लेह, ठीक है। तो लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है, ठीक है। लद्दाख में जो घर पाया जाता है वह घर किस तरह से बना होता है? तो मकान पत्थर के बना होता है, ठीक है। और उसके ऊपर 2 मंजिलें बनाए जाते हैं, 2 मंजिलें पत्थर के मकान होते हैं, ठीक है। और नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान रखा जाता है, ठीक है। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता के सामान और जानवरों को रखा जाता है। और फर्श जो होती है ना लकड़ी के और छत सपाट होती है, ठीक है। एक किस राज्य की घर की विशेषता है? तो ये आपका है लद्दाख राज्य की घर की विशेषता है, ठीक है। दूसरा है कि मनाली जो कि पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। ये तो गलत है भाई। बांसों के खंभों पर घर बनाया जाता है किस राज्य में? अभी जैसे बोले हैं ना, ये आपका होगा हमारा आसाम में। जब पूछा जाएगा आपसे कि मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं धरती से 10 से 12 फीट ऊंची मकान, तो ये आप कहाँ बनाया जाता है? आपका असम राज्य में। क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है, तो कभी कभी ज़्यादा बारिश होने से क्या है, पानी अत्यधिक लग जाती है। इसलिए वहाँ के लोग जो होते हैं ना, धरती से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर क्या करते हैं, मकान को बनाते हैं। और भीतर भी वो जो मकान जो बना होता है वो भीतर भी लकड़ी से ही बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो यह किस राज्य में घर पाया जाता है? तो यह घर आपका असम राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ तो मनाली दे रहा है, तो मनाली दे रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है, ठीक है। तो ये तो सही बात है कि राजस्थान में जो गांव के लोग जो होते हैं वो घर किस तरह से बनाते हैं? तो राजस्थान के लोग जो है ना, घर को जो है ना मिट्टी से बना घर होता है जिनकी छत क्या है, कटीली झाड़ियों से बनी होती है, ठीक है। जिनकी छत कैसा होता है? कटीली झाड़ियों से बनी होती है। ये घर किस राज्य की विशेषता यह घर की विशेषता किस राज्य का है? तो ये आपका राजस्थान राज्य का है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए, आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन होगा आपका ए और सी होगा। क्यों होगा ए और सी? क्योंकि लेह लद्दाख में मकान जो बना होता है ना, पत्थर के बना होता है और 2 मंजिला मकान बना होता है, ठीक है। और नीचे की मंजिल पर जो होता है ना, वो जानवर को रखा जाता है और आवश्यकता के सामान को। और फर्श लकड़ी के, ठीक है। फर्श कैसा बना होता है? लकड़ी के। और छत कैसा होती है? सपाट होती है। तो ये तो आपका है लद्दाख के बने हुए घर की विशेषता। तो ये तो सही बात है। और दूसरा भी कह रहा था आपका कि मनाली जो पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में कि मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। नहीं, मकान बांसों के खंभों पर बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में नहीं। कहाँ पर? असम में। कहाँ पर? असम में। लेकिन यहाँ क्या दे रहा है आपका? मनाली। तो ये गलत हो जाएगा। सी है कि राजस्थान में गाँवों के लोग मिट्टी के बने मकानों, ठीक है,
जिनकी छत कैसे होती है, कटली झाड़ियों की बनी होती है। तो ये सही बात है। राजस्थान में जो घर बना होता है ना, वह मिट्टी के बना होता है, ठीक है। और जिनकी छत कैसा होता है, कटली झाड़ियों की बनी होती है। तो ये भी आपका क्या है, कथन सही है। तो आपका कथन ए और सी सही है। तो जो कि ए और सी किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपको रिपीटेशन है, रिपीटेशन क्वेश्चन है। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ। उनसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, कछुआ, मछली, घड़ियाल, ये क्या है आपका, जलचर है। क्या है आपका, जलचर है। लेकिन कौवा क्या है, ये आपका नभचर है। कौवा क्या है, नभचर, यानी कौवा आकाश में उड़ती है, ठीक है। और कछुआ, मछली, घड़ियाल क्या है आपका, क्या है, जलचर है, यानी पानी में रहने वाला है। तो सबसे भिन्न क्या है आपका, कौवा है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर जगह कौवा। अब देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार तो हमको देखने को मिल ही रहा है परीक्षा में ये प्रश्न, और हम पढ़ा रहे हैं तब से यह क्वेश्चन हम कम से कम तो 20 बार रिपीटेशन देखने को हमको मिला होगा पढ़ाने के क्रम में। हाथी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। जितने भी वर्ष में परीक्षा होता है ना, हाथी से क्वेश्चन दे ही देता है आपको। हाथी के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ये क्या कथन सही है? एक झुंड में 10 से 25 हथनियाँ होती है? नहीं होती है। एक झुंड में 10 से 25 हथनियाँ नहीं होती है, ठीक है। 10 से 12 हथनियाँ होती है एक झुंड में। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। नहीं, हाथी जो है ना 4 से 5 वर्ष की आयु तक की झुंड में नहीं रहता है। जब वह 14 से 15 साल की जब हो जाता है ना, तो हाथी अपने झुंड को छोड़ देता है। लेकिन यहाँ कहता है 4 से 5, तो ये भी गलत है। एक 12 हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाँ सही बात है, एक 12 हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक 12 हाथी जो होता है ना, उसका एक दिन का भोजन कितना होता है, 100 किलो से अधिक, 100 किलो से अधिक पत्ता और झाड़ियाँ खा लेता है एक 12 हाथी एक दिन में। तो ये तो सही कथन है आपका, याद रखिएगा। किसी हथनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। हाँ सही बात है। हाथी के झुंड में जो हथनियाँ होती है ना, वह झुंड ये क्या होती है, नेता होती है, लीडर होती है। और सारी फैसले की कौन लेती है, वह बुजुर्ग हथनी ही लेती है। तो ये भी आपका सही कथन है। तो आपका सही कथन कौन कौन होगा, आप बताइए, आप सही कथन कौन कौन होगा से। तो सही आपका कथन आपका सी और डी होगा, सी और डी होगा। किसी हथनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले लेती है, डी आप सही है। और उसके बाद एक 12 हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो आपका सी और डी क्या है, राइट आंसर है। सी और डी क्या है, राइट आंसर है। तो सी और डी किस ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है हाथी के बारे में, पढ़ लीजिएगा। इसी में से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है कि एक 12 हाथी एक दिन में कितना किलोग्राम भोजन क्या है, पत्ता और झड़ियाँ खा लेता है। तो हम वहाँ पर ऑप्शन दे देगा 200 किलोग्राम से अधिक, 400 किलोग्राम से अधिक, 100 किलोग्राम से अधिक, इनमें से कौन है। तो आपको यहाँ से पढ़े हुए रहिएगा, तब ना जाके पता चलेगा कि एक 12 हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ता खाता है, तब ना वहाँ पर आप मारिएगा आंसर। तो इसीलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाता है। चलिए शुरुआत करते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। तो बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि जो है आपका है अक्टूबर से दिसंबर। और जानते हैं हम आपके लिए ना क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक का ना जो EVS आपका है NCERT किताब वाला, वो सारा हम पढ़ा दिए हैं। जाकर वीडियो देख लीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका एक भी नहीं छूटेगा क्वेश्चन। हम सारा NCERT का निचोड़े हम वहाँ पर लाए हुए हैं वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का NCERT EVS, ठीक है। उसी में से आपको पूछता है क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपको वहाँ से अलग से देखने को नहीं मिलेगा, सारा क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा। और जितना भी क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं सारा क्वेश्चन को, ये सारा क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। यानी सारा आपका जो कंटेंट वाला जो 15 नंबर पूछता है ना, वो कंटेंट आपका 15 नंबर कहीं नहीं आपको जाएगा, ठीक है। सारा कंटेंट आपको हम एक बार निचोड़ कर दिए हैं क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक का NCERT EVS का, जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है, अक्टूबर से दिसंबर होता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन करने का समय क्या है आपका, अक्टूबर से दिसंबर है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। प्रश्न कहता है कि किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 8:20 बजे चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को 4:20 बजे सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितना है, 1440 किलोमीटर है, तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो जब इसको निकालिएगा ना आप, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो जब इसको निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा, आपका 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड है राइट आंसर, 20 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है, से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। तो कोलकाता के सापेक्ष जो है ना चंडीगढ़ की दिशा होगी। तो मानचित्र वाला क्वेश्चन पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा राज्य किस दिशा में है, ठीक है, या दिशा से डायरेक्शन से आपको पूछ देता है, तो डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा आप। तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगा आपका ठीक पश्चिम, ठीक है, किधर होगा आपका ठीक पश्चिम होगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा ठीक पश्चिम। अब देखिए यहाँ पर प्याज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। प्याज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। प्याज की खेती के विभिन्न चरणों को सही क्रम में चुनना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होता है कि पहले गुड़ाई करना, यानी मृदा को क्या करते हैं, पहले मृदा को हल्का करते हैं, मृदा को पोला करते हैं, यानी नरम करते हैं। प्याज को क्या करते हैं, बुआई से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो मेरा काम है गुड़ाई करना, यानी मिट्टी की जुताई करके क्या है, मिट्टी को पोला करते हैं, यानी नरम करते हैं। पहला काम तो यही होता है। दूसरा काम खरपतवार निकालते हैं, ठीक है, ज़मीन में जो खरपतवार होते हैं उसको निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो होता है, तो उसके बाद आपका होता है, पहले तो क्या होगा, गुड़ाई हुआ, यानी मृदा को हल्का करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम बीज को बोते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है, बीज को बोते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में क्या करते हैं, बीज को बोते हैं, ठीक है। पहले तो खेत की जुताई हुआ, उसके बाद बीज की बुआई हुआ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, थर्ड में होगा आपका खरपतवार निकालते हैं। जब बीज बुआई हो जाता है तो क्या होता है, ज़मीन में खरपतवार निकल जाता है, तो भूमि से क्या करते हैं, खरपतवार क्या करते हैं, हटाते हैं, यानी खरपतवार निकालते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आपका होता है प्याज को उखाड़ कर निकालते हैं, ठीक है, प्याज को उखाड़ कर निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करते हैं। तो ये क्या हुआ, प्याज की खेती करने का सही क्रम है। तो ऑप्शन आपका DABEC, DABEC आपका राइट ऑप्शन है। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में है। DABEC आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्याज की खेती करने का सही क्रम यही है। पहला क्रम खेत की जुताई करके मिट्टी को हल्का करना, दूसरा बीज बोना, तीसरा खरपतवार निकालना, चौथा प्याज को उखाड़ कर निकालना, और पांचवा प्याज के ऊपर जो सूखी पत्तियां होता है उसको काट कर हटाना। तो यही तो आपका प्याज की खेती करने का सही क्रम है। तो DABEC किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आपका अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है दोस्त कि कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक, ठीक है, शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, उसके बाद पेड़ के तनों में पानी एकत्रित होना, पत्तियों बहुत कम होना, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो यह रेगिस्तानी ओक का कौन सा विशेषता नहीं है, बताइए। इसमें आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना यह विशेषता नहीं है रेगिस्तानी ओक वृक्ष का। ऑप्शन 4 राइट आंसर का, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, ठीक है। रेगिस्तानी ओक का जो है ना विशेषता क्या है, विशेषता नहीं है कि बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, ये विशेषता नहीं है रेगिस्तानी ओक का। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर का, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है
प्रश्न पूछे देता है बराबर। रिपीटेशन क्वेश्चन है भाई, ये क्या है आपका रिपीटेशन क्वेश्चन है। प्रीवियस बैक हम देखे हैं, शायद 2018-19 में क्वेश्चन फिर हम देखे थे। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और कौन है, केरल है, और कौन है आपका कर्नाटक है। ये तीनों राज्य जो होता है ना, ये तीनों राज्य आपका है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, ठीक है। ये तीनों राज्य किसका निकटवर्ती है, तमिलनाडु के है निकटवर्ती है। किस राज्य के निकटवर्ती राज्य है, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन, तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के लिए कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सामुदायिक संसाधन का उपयोग करेंगे, ठीक है। किस संसाधन का उपयोग करेंगे, सामुदायिक संसाधन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए का राइट आंसर देगा सामुदायिक संसाधन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है, बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन में। तो विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया होती है। विज्ञान जो है ना, ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान सर्वोत्तम का वर्ण सही वर्णन यही करता है कि विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान की क्या होती है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर रहेगा। विज्ञान के बारे में यह कथन क्या है, सही है कि विज्ञान ज्ञान की इकाई होती है एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं, बताइए। तो यहाँ कथन दिया है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। दूसरा कथन है अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों का साझा करना। तीसरा है प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना। चौथा है अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। अब यहाँ बताइए कौन कौन सा कथन सही है। पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं। इसमें कौन कौन सा कथन आपका वर्णन करता है ईवीएस सीखने का, बताइए राइट आंसर। तो देखिए अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना, ये तो सही कथन है। ईवीएस सीखने का सही तरीका है आपका, सही उद्देश्य है आपका अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करना। पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करना यानी पर्यावरण से भी बच्चे क्या सीखते हैं, आसपास के क्या है चीज़ों से बच्चे क्या सीखते हैं। तो ये भी आपका पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करना, ये भी आपका कथन सही है। उसके बाद अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों का साझा करके, तो ये भी सही है। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों का साझा करना, ये भी कथन क्या आपका सही है ईवीएस सीखने का तरीका जो है ना उद्देश्य में। तो ऑप्शन आपका DAB राइट आंसर है। तो ऑप्शन DAB किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस सीखने का यह क्या है, सही कथन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं कौन, बताइए। यहाँ पर कथन दिया हुआ है पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय। दूसरा है कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय। तीसरा कथन है कि बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। और चौथा ऑप्शन है विभिन्न थीम उप विषय से संबंधित एक विषय। तो कौन इसका राइट आंसर होगा, बताइए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं कौन सा, बताइए राइट आंसर। आप जानते हैं तो बताइए राइट आंसर। तो बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय, ठीक है। पर्यावरण जो है ना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या यही करता है आपका बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय, ठीक है। यानी शिक्षा कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। तो बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय।
क्योंकि शिक्षा का माध्यम क्या है, शिक्षा का केंद्र कौन है के बीच शिक्षा के केंद्र में कौन है, बालक है। यानी शिक्षा जो है आपका बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? बताइए इसका राइट आंसर। कि रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उसे जब मेहमान उनके घर आते हैं तो उनको चाय बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके भाई को ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाता है। तो क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित होता है। तो यह पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है क्योंकि यह समानता और भेदभाव से संबंधित है, इसलिए क्या यह पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा बताइए। वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाना। ठीक है, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यही होगा कि बच्चे से कहा जाए कि उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग किस तरह से करते हैं और इसका बजट बनाने के लिए कहना, यह जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका होगा। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका बजट बनाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की ची ची आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे? तो अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे। ठीक है, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करेंगे, उन विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाओं को साझा करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम का परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। यानी विद्यार्थी को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट यहाँ क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि आपके विद्यालय के बगीचे में सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है। ठीक है, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इनकी शिकायत आपसे करता है। आप क्या करेंगे? आपके विद्यालय के बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करेंगे बताइए। तो विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। ऑप्शन टू यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसको सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं, क्या आवश्यक तत्व है बताइए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है आपका कथन, विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं। दूसरा कथन है विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं। तीसरा है विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। और ऑप्शन 4 है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। कौन कौन सा होगा आपका कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए आवश्यक तत्व, बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए,
विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, ये तो सही है। और उसके बाद विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता से करते हैं, विद्यार्थी क्या एक दूसरे की सहायता से करते हैं, तो ऑप्शन डी भी आपका सही है। तो कथन आपका सी और डी राइट है। तो कथन सी और डी किस ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, कि बच्चे जो है, विद्यार्थी जो एक दूसरे की सहायता से सीखते हैं या करते हैं किसी काम को, और विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। ये आपका क्या है, किस लर्निंग का उदाहरण है, तो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग का किस अधिगम का उदाहरण है, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी और डी, कथन सी और डी राइट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि अपनी माताओं को विभिन्न तरीके से, जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, कपड़ा धोने की लकड़ी का बेट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है, बताइए इसका राइट आंसर। तो विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु, विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, इसमें कथन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले कथन को पढ़ लीजिए, क्या क्या कथन है। कथन विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए, ये तो कथन नहीं होना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विभिन्न संदर्भ प्रदान करने के लिए। और चौथा है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन आपका कह रहा था कि कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों से, जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, कपड़े धोने का लकड़ी का बेट से धोकर, ब्रश लगाकर, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखता है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या होगी। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है, कौन कौन कथन है। तो कथन है विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए। दूसरा कथन है कि विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने के हेतु। और तीसरा है कि कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन राइट बताइए कौन सा आपका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन होगा आपका बी सी डी होगा, यानी विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, उसके बाद कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विभिन्न संदर्भ प्रदान करने के लिए कहना। और चौथा उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो आपका बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बी सी डी की ऑप्शन टू में, ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, चलिए प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। पहला कथन के पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना। दूसरा कथन है विद्यार्थी को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। तीसरा कथन है प्रश्न करना और व्याख्या करना। चौथा कथन विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा आपका रचनावादी कक्ष में एक अध्यापक की भूमिका, बताइए राइट आंसर। तो देखिए विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, ये तो एक आपका रचनावादी कक्षा में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। और विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, तो आपका ऑप्शन बी और डी राइट आंसर होगा। बी और डी की ऑप्शन टू में है, ऑप्शन टू राइट आंसर होगा, बी और डी। एक रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना और विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। ऑप्शन आपका बी और डी राइट आंसर होगा। तो बी और डी की ऑप्शन टू में है, तो ऑप्शन टू राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि एक कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए पर्यावरण विषय जो है ना, यह एक डैश है, एक पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो पर्यावरण विषय जो है ना, पर्यावरण अध्ययन जो है ये आपका एकीकृत विषय है। क्या आपका एकीकृत विषय है, तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, एकीकृत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है दोस्त,
अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी, टहनियाँ और चिड़िया की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो अध्यापिका को विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसलों को नष्ट क्यों नहीं किए जाना चाहिए। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है दोस्त। प्रश्न कहता है कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? बताइए इसका राइट आंसर। तो पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ठीक है, और उसके बाद पर्यावरण के लिए चिंतित होना, उसके बाद ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ऑप्शन जो है आपका सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सी और डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन थर्ड में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका 2021 में, ठीक है, कब 2021 में किस डेट में? 28 दिसंबर में। 28 दिसंबर को 2021 वर्ष था। सीटेट पेपर 1 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका ईवीएस से, ठीक है, वो सारा प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़िए। ठीक है, तैयारी अच्छी हो जाएगी, आप सीटेट का एग्ज़ाम बढ़िया से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हम आपके लिए लगातार क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।